Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study about the nucleic acid, its nomenclature, its composition and the structure. And further we will move on to the biosynthesis and the biological importance of nucleotides. So without a delay, let's get started. So first of all, we must know कि ये nucleic acid कहाँ से discover हुआ. So as we know that nucleic acid was first discovered by Friedrich from the nuclei of a pus cell which is named as a leukocyte from the discarded surgical bandages, and first it was named as nuclein. तो nuclein जो था एक केमिकली एक न्यूक्लियोप्रोटीन था, बट लेटर जो न्यूक्लिन था वो उसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड. So later on, Richard Altman in 1889 obtained the first protein-free material to which he gave the name nucleic acid. तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी. So nucleic acid are the polymers of the nucleotides and therefore also known as polynucleotides. Poly means many. जब बहुत सारे nucleotides इकट्ठा हो गए तो मतलब polynucleotide. Next is about the significance of nucleic acid. ठीक है, we studied कि who discovered it, पहले न्यूक्लिन था, फिर न्यूक्लिक एसिड उसका नाम आया, बट वी मस्ट बी अवेयर कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज विदाउट सिग्निफिकेंस व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेइंग लर्निंग थिंग्स. सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस, द न्यूक्लिक एसिड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स एंड वी नो दैट दे आर प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन द लिविंग फॉर्म्स, जहां पे उनका फंक्शन होता है कि वो एनकोड करे, स्टोर करे इंफॉर्मेशन को इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी लिविंग सेल ऑफ every living form on the earth. Next, in turn, the function to, अब क्योंकि वो स्टोर कर रहे हैं तो उनका एक और फंक्शन होगा कि वो उन कैरेक्टर्स को, उस इंफॉर्मेशन को जो वो स्टोर कर रहे हैं वो उसको ट्रांसमिट भी करे एंड इन टर्न वो उसको एक्सप्रेस भी करे. ठीक है, तो इन टर्न दे फंक्शन टू ट्रांसमिट एंड एक्सप्रेस दैट इंफॉर्मेशन inside and outside of a cell nucleus to the interior operation of the cell and ultimately next generation को भी वो pass on की जाए. Now the encoded information is contained and conveyed via the nucleic acid sequence. अब जिसने information store करी है वो एक encoded form में होती है जिन्हें हम कहते हैं nucleic acid sequence, जो एक later step बनाता है ordering the nucleotides within द न्यूक्लियस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं डीएनए और आरएनए का. आरएनए जो है एक सिंगल स्टैंडर्ड है, डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. तो वी कैन सी जो ये जो लेडर शेप्ड है इसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड हैं और वो एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस. नाउ द न्यूक्लिक एसिड स्टोर ट्रांसमिट एंड हेल्प एक्सप्रेस हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि वो नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन करता है. तो इस वजह से हमें हमारे पास जीन नाम का एक वर्ड आया, दैट इज, नाउ सी द डेफिनेशन, द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड इज प्रोग्राम्ड बाय अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं. सो जीन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए, मतलब जीन्स किसके बने होते हैं, डीएनए के. और डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है विच इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स. अब आप डायग्राम में देखिए आरएनए के पास कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल. वेयरएज जो डीएनए में जो न्यूक्लियोबेसेस हैं वो क्या क्या है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन. सो एक मेजर डिफरेंस हमें यहां से ये पता चलता है कि एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन कॉमन है दोनों में. द डिफरेंस अराइजेस कि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, वेयरएज डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है. सो अब हमें न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी पता चल गई, इसकी सिग्निफिकेंस पता चल गई. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है. सो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने शॉर्ट हैंड टर्म्स यूज करी व्हेन रेफरिंग टू द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, जैसे डीएनए और आरएनए. ये क्या है, शॉर्ट हैंड टर्म्स हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड नॉमेनक्लेचर कहा जाता है. अब जिसमें एक मेन फीचर आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेस पेयर्स. बेस पेयर्स हमने पीछे पढ़े कि क्या होते हैं, फर्स्ट दिस इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन. ठीक है, तो जैसे एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज एब्रिविएटेड एज ए, ग्वानिन एज जी, साइटोसिन एज सी, थाइमिन एज टी. और ये तो है डीएनए के, और आरएनए में बाकी सब सेम है, बस थाइमिन जो है वो रिप्लेस कर देता है यूरेसिल. ठीक है, मतलब थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए. नेक्स्ट इज nucleic acid are the biopolymers or the small biomolecules that are essential to all the known forms of the life, and they're composed of the nucleotides which are monomers
and they're made up of three main components. So three main components, first आता है 5 carbon sugar, second is the phosphate group, third is the nitrogenous base. अब देखिए, अगर शुगर जो है, if the sugar is the compound ribose, the polymer will be called RNA, which stands for ribonucleic acid. अगर शुगर जो है it is derived from the ribose as deoxyribose, तो उस पॉलीमर का नाम क्या पड़ जाएगा? DNA, which is deoxyribonucleic acid. ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि डीएनए और आरएनए क्या होता है. डीएनए के केस में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, वेयरएज आरएनए के केस में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है. ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमें क्या बताया गया है, बॉन्डिंग्स बताई गई हैं कि G विल पेयर विद C, एज वी कैन सी. देखिए ये है G जो है वो C के साथ पेयर कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, A जो है वो T के साथ पेयर कर रहा है. तो ये हम फर्दर स्टडी करेंगे. ठीक है, सो दिस इज अ डायग्राम विच शोज ये न्यूक्लिक बेसिस है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्योंकि इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है. तो ये इसके न्यूक्लियो बेसिस हैं. एंड डीएनए में क्या होता है, थायमीन आता है इन प्लेस ऑफ यूरेसिल. ओके, नेक्स्ट we are going to study the composition of the nucleic acid. अब देखिए कंपोजिशन क्या है, मतलब कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो बेसिकली क्या चीज कॉम्प्रोमाइज करता है, किस चीज का बना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फिगर पे आते हैं, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. वी कैन सी द न्यूक्लिक एसिड जो है एक पॉलीमर है, किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है. और न्यूक्लियोटाइड्स हम ये बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो किसका बना होता है? न्यूक्लियोसाइड्स का एंड फॉस्फेट का. तो इससे हमें दो टर्म्स और पता चलती हैं, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोटाइड मतलब जब न्यूक्लियोसाइड जो है फॉस्फेट के साथ अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, वेयरएज न्यूक्लियोसाइड मतलब उसके साथ फॉस्फेट अटैच नहीं है. अब न्यूक्लियोसाइड किन दो चीजों का होता है बना? दैट इज फर्स्ट इज द बेसिस. बेसिस में भी प्यूरिन्स और में भी पिरामिडिन्स, शुगर में भी राइबोस और डीऑक्सी राइबोस. ठीक है, अब देखिए कंपोजिशन जो पॉइंट्स हैं, लेट्स स्टडी दैट. ईच न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ मोनोमर विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स आर द फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स. फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड मीन्स, क्योंकि हमने क्या देखा, वी हैव सीन कि ये वाली देखिए, हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लियोसाइड ऑफ फॉस्फेट का है. तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स. और उनके पास थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं. थ्री मेन कंपोनेंट्स ये हैं कि a base that has a nitrogen atom. फर्स्ट आ गया नाइट्रोजनस बेस, ये देख सकते हैं, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस. नेक्स्ट क्या आता है? अ 5 कार्बन पेंटोज शुगर. दिस इज द 5 कार्बन पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, सो इन सब को मिला के, बेस को मिला के, राइबोज शुगर को मिला के, फॉस्फेट को मिला के हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है एक न्यूक्लियोटाइड. अगर ये फॉस्फेट एब्सेंट हो, ये फॉस्फेट नहीं हो, ओनली बेस प्रेजेंट हो और शुगर प्रेजेंट हो, तो हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड वन बाय वन और न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोसाइड जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर शुगर प्रेजेंट है, सिर्फ अगर फॉस्फेट एब्सेंट है तो वो न्यूक्लियोसाइड होता है. Sugar and the nitrogenous base join to form the nucleoside. The bond between the sugar and the base is called the N-glycosidic bond. ठीक है, देखिए जो बॉन्ड बनता है शुगर और बेस के बीच में, तो वो क्या होता है? ये बेस है नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर है. तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं N-glycosidic bond. क्या कहते हैं? N-glycosidic bond. क्यों? क्योंकि ये जो है ये यहां से बॉन्ड बनाता है N से, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया N-glycosidic bond. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या बताया मैंने? अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच्ड है, व्हाट डज इट मीन? न्यूक्लियोसाइड का क्या है? न्यूक्लियोसाइड इज नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, और उसके साथ अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन गया. न्यूक्लियोटाइड्स आर द फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स. ठीक है, क्योंकि उसमें फॉस्फेट अगर ऐड हो गया तो वो न्यूक्लियोटाइड बन गया, विच मीन्स कि वो फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स हैं किसके? न्यूक्लियोसाइड के, विद फॉस्फेट एट द पोजीशन C5. मतलब जो शुगर है उसके 5' पोजीशन में 5th कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, नाउ अ न्यूक्लियोटाइड
अब क्योंकि वो 5th पोजीशन में प्रेजेंट होता है तो उसका नाम हम क्या कहते हैं, इट मे बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट। तो इसके नेम जो है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट। द न्यूक्लियोटाइड्स कैन हैव 1, 2 और 3 फॉस्फेट्स एट द C5 पोजीशन। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट प्रेजेंट है तो इट इज नोन एज मोनोफॉस्फेट। इसके साथ एक और फॉस्फेट प्रेजेंट होता तो उसे हम कहते हैं बाईफॉस्फेट। इसके साथ अगर एक और फॉस्फेट प्रेजेंट होता तो इसे हम कहते हैं ट्राईफॉस्फेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फिगर है जो हमें क्या बता रही है कि देखिए नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, ये सारा न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेस इज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग नाइट्रोजन विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। कि नाइट्रोजनस बेस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास नाइट्रोजन भी है और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेस की तरह है। देखिए नाइट्रोजन है ना इनमें, तो मतलब नाइट्रोजन भी है और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं बेस के साथ अलाइन करती हैं ड्यू टू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। क्यों अलाइन करती हैं बेस के साथ? क्योंकि उनके नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से। These nitrogenous bases may be adenine, cytosine, guanine, which are found in both DNA and RNA, as we studied already. Thymine, which is only present in DNA, and uracil, which takes the place of thymine in case of RNA. देखिए, नाइट्रोजनस बेस में भी हेट्रोसाइक्लिक, प्लेनर एंड रिलेटिवली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि 2 साइकिल्स में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, प्लेनर है, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, और एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। 2 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, फर्स्ट इज द प्यूरिन एंड सेकेंड इज द पिरामिडिन। तो ये फिगर है प्यूरिन्स की, नेक्स्ट है पिरामिडिन्स की, तो हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज, पहले देखिए जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, अब हमें पता होना चाहिए, हमने तो ये पढ़ लिया कि वी स्टडीड कि नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स हैं, पिरामिडिन्स हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अब हम इनकी बॉन्डिंग्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं फॉर्म बेस पेयर्स विद ईच अदर। हमने जैसे पढ़ा एडेनिन जो है वो पेयर किसके साथ बनाता है, थाइमिन के साथ। वी कैन सी एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, और एडेनिन जब पेयर करता है थाइमिन के साथ तो वो डबल बॉन्ड से पेयर करता है। ठीक है, जबकि ग्वानिन पेयर करता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड से पेयर करता है, किसके साथ, साइटोसिन के साथ। ठीक है, सो दिस इज ओनली व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर। नेक्स्ट इज प्यूरिन्स। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं प्यूरिन्स क्या होते हैं। Purines, these contain a nitrogenous base in the form of 9-membered double ring. We can see ये प्यूरिन है, हमने पीछे भी पढ़ा प्यूरिन का स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने क्या देखा, ये 9 मेंबर्ड। ये देखिए ये फिगर आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देगा कि प्यूरिन में 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, और कैसा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। 2 रिंग्स प्रेजेंट है और 9 है, तो 9 नंबर है पूरा, तो विच मीन्स 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर की है, उसे हम कहते हैं प्यूरिन। तो प्यूरिन हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, वाटर इनसॉल्युबल है कंपाउंड दैट कंप्राइज ऑफ ए पिरामिडिन रिंग। एक पिरामिडिन रिंग, जो ये वाली रिंग है इसे हम कहते हैं पिरामिडिन रिंग, और ये वाली जो रिंग प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं इमिडाजोल रिंग। इसका मतलब क्या हुआ, प्यूरिन किसका कॉम्बिनेशन है, एक पिरामिडिन रिंग का और एक इमिडाजोल रिंग का। ठीक है, इमिडाजोल रिंग क्या होता है, जहां पे NH ग्रुप है, ये देखिए NH ग्रुप है, इसे हम कहते हैं इमिडाजोल रिंग। सो दिस इज अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट इज two different nitrogenous bases with purine ring composed of carbon and nitrogen. They are found in DNA. We know that. Now, the two common purine bases found in DNA and RNA are adenine and guanine. अब देखिए प्यूरिन 2 तरह के होते हैं। प्यूरिन 2 तरह के होते हैं, एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन का यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज 6 अमाइनो प्यूरिन। 6 अमाइनो प्यूरिन का मतलब है 6 पोजीशन में उसके पास NH2 ग्रुप है। वी कैन सी एडेनिन, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है विदाउट एक्सक्लूडिंग NH2। बट अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट क्लियर, वेरी क्लियर। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे प्यूरिन और पिरामिडिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये बेसिक स्ट्रक्चर यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू लर्न इट। इसके बेसिस पे हम एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल करते हैं। क्यों, रिप्रेजेंट, अगर उसमें NH2 ग्रुप है, उसमें कोई और ग्रुप है, उस बेसिस पे वो डिटरमाइन होता है। सो ये बेसिकली उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर 6 पोजीशन में NH2 ग्रुप आता है तो हम उसे कहते हैं एडेनिन, 6 अमाइनो प्यूरिन। अगर 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि 6 पोजीशन में कौन सा ग्रुप है? ऑक्सी, मतलब डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और सेकंड पोजीशन में NH2 ग्रुप है, तो उसे हम नाम कहते हैं ग्वानिन। सो ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो एडेनिन है दैट इज 6 अमाइनो प्यूरिन, क्योंकि 6 पोजीशन में NH2 ग्रुप है। नाउ ग्वानिन 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, 6 पोजीशन में क्या है? डबल बॉन्ड O है, सेकंड पोजीशन में NH2 है। सो द नेम्स आर अकॉर्डिंगली टू दैट। एडेनिन हैज एन अमाइनो एसिड ऑन द C6 पोजीशन, जैसे मैंने आपको बता दिया। ग्वानिन के पास क्या है? सेकंड पोजीशन में NH2 ग्रुप है और 6 पोजीशन में कार्बोनाइल ग्रुप है। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द पिरामिडिन्स। पिरामिडिन्स जो बच गए वो पिरामिडिन्स हैं। A और G क्या है? प्यूरिन्स हैं। बचे हुए जो न्यूक्लियोबेसिस हैं वो पिरामिडिन्स हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ठीक है। Their molecular structure comprises a nitrogenous base in the form of 6 member single ring. 6 member ring है, मैंने आपको बताया ये 6 member ring है वैकेंसी, और एक सिंगल रिंग है, तो इसलिए ये है 6 member single ring. Pyrimidines are a class of nitrogenous compounds that have only one heterocyclic ring. इनके पास एक ही heterocyclic ring होती है, जबकि हमने प्यूरिन्स की बात करी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक pyrimidine वाली रिंग है, एक imidazole रिंग है, तो यहाँ पे 2 heterocyclic रिंग्स हैं, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। द टू मेजर पिरामिडिन बेसेस फाउंड इन द DNA आर द थाइमिन। थाइमिन देखिए, थाइमिन का नाम से हमें क्या पता चल रहा है? दैट इज 5 मिथाइल, 5th पोजीशन में मिथाइल ग्रुप होगा, 2,4 डायोक्सी पिरामिडिन, 2 और 4 में कार्बोनाइल ग्रुप होगा। ठीक है, जिसका आयुर्वेदिक नेम भी इस तरह से आता है। साइटोसिन 2 ऑक्सी, दिस इज द साइटोसिन 2 ऑक्सी, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल ग्रुप है, 4th पोजीशन में अमाइनो ग्रुप है, तो इसका नाम भी इस तरह से आता है 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरामिडिन। अगर हम RNA की बात करें, RNA में क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो यूरेसिल का क्या है? दैट इज 2,4 डायोक्सी पिरामिडिन। 2 और 4 पोजीशन में, दोनों पोजीशन में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे इजी क्या है? यूरेसिल को रिमेंबर कीजिए कि 2 और 4 में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और वैसे ही थाइमिन, क्योंकि यूरेसिल और थाइमिन क्या है? दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हैं, दोनों एक में RNA में होता है, एक DNA में होता है। अगर हमें यूरेसिल का याद हो गया सबसे इजी कि 2 और 4 में कार्बोनाइल ग्रुप है, थाइमिन इज वेरी इजी, थाइमिन में 2 और 4 में कार्बोनाइल ग्रुप होगा ही होगा, बट वो 5th पोजीशन में वो मिथाइल ग्रुप भी कंटेन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज शुगर्स। तो न्यूक्लिक एसिड जो है, दे हैव 2 टाइप्स ऑफ शुगर, पेंटोज शुगर, वन इज राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। हमने पढ़ा राइबोज होगा तो किसमें होगा? RNA में। डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ होगी? DNA में। दी शुगर डिफरेंट इन DNA एंड RNA। तो वी हैव स्टडी दिस पॉइंट कि DNA में डीऑक्सीराइबोज होगा और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगा जिसमें, और RNA में राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कंटेन करेगा राइबोज शुगर को। न्यूक्लियोटाइड्स विच कंटेन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आर नोन एज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो राइबोन्यूक्लिक एसिड को कंटेन करते हैं उन्हें हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। मच क्लियर? नाउ the sugar molecule determines whether a nucleotide forms a part of a DNA molecule or an RNA molecule. तो राइबो शुगर फाउंड इन द RNA, इट इज अ 5 कार्बन मोनोसेकेराइड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच कार्बन। ये देखिए, ये राइबो शुगर है। यहाँ मीन्स आपको ये पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट रिमेंबर दीज डायग्राम्स। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि राइबो शुगर क्या है, जिसके पास हर कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। डीऑक्सी का मतलब है कि वहां से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए उसका नाम है डी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कुछ निकल रहा है। तो डीऑक्सीराइबो शुगर कहाँ प्रेजेंट है? DNA में प्रेजेंट है। ये भी एक 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है, बट इट लैकिंग 1 हाइड्रोजन एटम एट द 2 पोजीशन, 2 डैश पोजीशन में क्या होता है? एक हाइड्रोजन पोजीशन जो है इसकी मिस होती है। तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है एट 2 डैश पोजीशन ऑफ द राइबो शुगर, उसको रिप्लेस किया जाता है H से। मतलब राइबो शुगर है जहां पे हर जगह OH है, बट डीऑक्सीराइबोज में जो 2 डैश पोजीशन है शुगर की, उसमें OH जो है इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय H। ठीक है।
सो ये डिफरेंस है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। तो जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका फॉर्मूला क्या है, PO4 3 नेगेटिव। तो PO4 3 नेगेटिव इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम अ न्यूक्लियोसाइड। हमने पढ़ा पहले, न्यूक्लियोटाइड है मतलब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच्ड है तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। अगर फॉस्फेट अटैच्ड नहीं है तो वो न्यूक्लियोसाइड ही रहा। नाउ दीज फॉस्फेट ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट एज दे फॉर्म द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3-5। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं 3-5 में हम पढ़ेंगे अभी, विद द पेंटोज शुगर टू क्रिएट द साइड्स ऑफ द डीएनए लेटर। ठीक है, क्लियर है। दिस इज क्रिटिकल as the hydrogen bonds which join the nitrogenous base are not very strong. This is the point to be remembered कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को जो ज्वाइन करते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। जैसे एडेनिन ज्वाइन करता है थायमिन के साथ, ग्वानिन ज्वाइन करता है साइटोसिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने ये इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे पास एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, दीज साइड्स ऑफ द लेडर्स आर हाइड्रोफिलिक। जो लेडर है, लेडर मीन्स ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द लेडर। मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये जो साइड्स हैं लेडर की ये हाइड्रोफिलिक हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब लवर हैं, अट्रैक्टेड टू द वाटर, वाटर लवर हैं, अलाउइंग द डीएनए मॉलिक्यूल टू बॉन्ड विद द वाटर। ठीक है, अब हम इस फिगर में आते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें दिख सकता है शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। ये एक, अब हम इस डायग्राम को एक मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते हैं। ये देखिए मॉलिक्यूलर लेवल क्या कहता है, ये एक मिनट, दिस इज व्हाट इज शोन कि एक इसमें क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप हम देख सकते हैं ये है। अब देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच बनता है, 2 के बीच बनता है। अब देखिए 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच बनता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है वो 3 से H कंट्रीब्यूट करेगा और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से वो OH लेगा और यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। जिस भी रिएक्शन में वाटर एलिमिनेट होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस इज अ पॉइंट टू बी श्योरली रिमेंबर्ड कि किसी भी रिएक्शन में वाटर रिमूव हुआ तो उस रिएक्शन का नाम आता है कंडेंसेशन रिएक्शन। और 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3-5। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ से आया और 5 ये आया। ठीक है, तो ये 3-5 कंट्रीब्यूट हुआ तो ये बना गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किसके बीच, 3 और 5। 3 से एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर से H आता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 से फॉस्फेट से OH आता है, तो वाटर एलिमिनेट होता है। इस वजह से ये ऐसे लेडर शेड बनता है। इस वजह से ये क्या है, ज्वाइंट है आपस में, ये ऐसे अलग अलग नहीं है, इसलिए वो ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब देखिए व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट्स एंड ट्राइफॉस्फेट्स। मैं आपको इस फिगर से क्लैरिफाई करती हूँ। हमने पढ़ा था कि ये क्या है, एक शुगर है। ठीक है, शुगर के साथ बेस अटैच्ड है थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर इस शुगर के साथ एक फॉस्फेट अटैच्ड है इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अब ये तो आपको समझ आ गया ना कि अगर फॉस्फेट अटैच नहीं है, सिर्फ यहां तक हम देख सकते हैं, तो ये क्या, इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि फॉस्फेट नहीं अटैच हुआ अभी तक। जब फॉस्फेट अटैच हो गया, एक फॉस्फेट है तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट अटैच हो गए, ये देखिए ये 1 ये 2, 2 फॉस्फेट अटैच हुए तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट आ गया, 3 फॉस्फेट अटैच हुए तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आ गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। तो ATP is a crucial component for the respiration, photosynthesis amongst other processes. We know that. And agar if more phosphate groups to the molecules are added, it can become a nucleoside diphosphate, nucleoside triphosphate. जैसे ट्राइफॉस्फेट का एग्जाम्पल क्या है जो हम मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं, ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एडेनिन है और उसके साथ क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड हैं। ठीक है, so this is what is called the adenine triphosphate, that is ATP.
पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, विच आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। जो हमने पीछे पढ़ा कंडेंसेशन रिएक्शन जो मैंने आपको समझाया बस वही है इसमें। सो लेट्स हैव अ क्विक रीड। द कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन द एल्कोहल ऑफ द 5' ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड से 3' पोजीशन से एल्कोहल ग्रुप आता है एंड of one nucleotide and the 3-oxy of a second with the elimination of the water, ठीक है। और मतलब let's have a quick review। 5' पोजीशन से क्या आया, हाइड्रोक्सी ग्रुप आया। 3' पोजीशन से क्या आया, H ग्रुप आया। इन दोनों ने मिला के वाटर बनाया, वाटर निकल गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और इनके बीच जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच जो फिर हमारे पास क्या हुआ, लिंकेज हुई, से हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, एंड इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ईच न्यूक्लियोटाइड दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू। मतलब जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने में जो न्यूक्लियोटाइड्स इनकॉर्पोरेट होते हैं, जो अपना इनकॉर्पोरेशन देते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उस एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू। मतलब इस रिएक्शन में जो हम यहाँ देख रहे हैं ओवरऑल, इसमें दो न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैं। कौन सा, पहला ये न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू क्योंकि ये अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ, और दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू क्योंकि ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ उसके साथ लिंक करने के लिए। दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू। नेक्स्ट इज द चार्गव्स रूल। चार्गव्स रूल हम पढ़ते हैं, that is the base composition of the DNA varies from one species to the other. We know that species to species differ करता है composition. DNA isolated from different tissues हैं but same species हैं, उनका same base composition है। क्योंकि composition differ कब होता है, जब species different है। but अगर same ही species हैं और उनके different टिश्यू से DNA एक्सट्रैक्ट किया जाए तो उनका कंपोजिशन तो डिफर नहीं करेगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। उनका कंपोजिशन जो है डीएनए का वो सेम रहेगा। इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द नंबर ऑफ ग्वानिन यूनिट्स इक्वल्स द नंबर ऑफ साइटोसिन यूनिट्स एंड द नंबर ऑफ एडेनिन यूनिट्स इक्वल्स द नंबर ऑफ थायमिन यूनिट्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब ये एक और है, दैट इज द मोलर रेशियो ऑफ एडेनिन टू थायमिन इक्वल्स टू 1। जो एडेनिन और थायमिन की जो रेशियो है, एडेनिन थायमिन इक्वल्स टू 1। Similarly, ratio of guanine to cytosine will also be equal to 1, ठीक है। The sum of adenine guanine equals to the sum of pyrimidines। एडेनिन और ग्वानिन मतलब A प्लस G का जो पेयर है वो इक्वल होगा साइटोसिन और थायमिन के बीच। मतलब जो जितने एडेनिन और ग्वानिन का जो सम है वो साइटोसिन और थायमिन के सम के इक्वल होगा। और जो परसेंटेज है C प्लस जी नेसेसरीली नॉट, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि जो C प्लस जी की रेशियो है या उनकी जो परसेंटेज है वो इक्वल हो ही हो A और T के। दिस इज नॉट नेसेसरी। So this was all with today's lecture. In the next lecture we are going to study the biosynthesis of the nucleotides. Stay tuned with my channel. Thank you so much.